हेलो डियर, वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल में। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगे, समझ में नहीं आए तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बतला दूं कि क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आपने अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग पहले उसे देख लें, उसके बाद ये पार्ट 3 को देखें ताकि आप लोगों को आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 3 को देखने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका भी सपना है हिस्ट्री सब्जेक्ट में 95% अंक लाने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं किसी अलग से किताब को पढ़ना पड़ेगा और नहीं किसी दूसरे चैनल पे जाकर के आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा ताकि आप लोगों को आसानी तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में चैप्टर 2 को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया गया है। इसे देखने के बाद आपको दूसरी जगह पर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए उपलब्ध प्रमाण को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में इसे बांटा गया है, जिसमें से पहला है साहित्यिक प्रमाण। ये साहित्यिक प्रमाण के अंतर्गत धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक ग्रंथ सम्मिलित होते हैं। जैसे ये धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें आ जाएंगे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन मतलब पुराना, है ना। तो अन्य पुराना ग्रंथ को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत है। वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है और अन्य भी प्राचीन ग्रंथ है ना। ये पहला हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा हो जाएंगे भौतिक एवं पुरातात्विक प्रमाण। तो भौतिक और पुरातात्विक प्रमाण के अंतर्गत में कौन कौन सा आएगा? तो भौतिक के अंतर्गत में जो है इसमें इनमें मानव निर्मित अवशेष और वस्तुएं शामिल होती है। जैसे प्राचीन सिक्के हो सकते हैं, प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, भवन का अवशेष, नगरों के खंडहर और ऐतिहासिक संरचनाएं। ये सब को जो है ना, ये सब से जो है भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है ना। इससे भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। और तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे देखेंगे कि प्राचीन भारत में अनेक विदेशी यात्री आए, जिनमें यूनानी यानी ग्रीक, चीनी और अरब यात्री प्रमुख थे। और इन यात्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर भारत के समाज, शासन, धर्म, संस्कृति, जीवन शैली का विवरण जो है यानी कि लिखे हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत ही अनेक जो है ना विदेशी यात्री बाहर से आए हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो पुस्तक लिखे हैं इन्होंने, और जिसमें भारत के समाज के बारे में, शासन, धर्म, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में लिखे हैं। और वही सब किताब को पढ़ने से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। मतलब क्या है कि देखेंगे प्राचीन काल में जो है बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए। भारत में जो भी चीज को देखा उसे एक किताब में लिख दिए। अब वही किताब से जो है ना हमें उस समय की जानकारी पता चल जाता है। ठीक है, तो इससे भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। देखेंगे साहित्यिक स्रोत जो है, ये साहित्यिक स्रोत वैदिक, ब्राह्मण साहित्य, इस वर्ग में 4 वेद सम्मिलित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है ना। उसके बाद ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया अथर्ववेद और सबसे पुराना ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना की अगर बात करें तो आज से करीब 3500 साल पहले की गई थी। ठीक है, ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में कितना? तो 1008 सूक्त है ना। कितने सूक्त हैं? 1008 सूक्त हैं। भारतीय धर्म,
समाज, परंपरा, जीवन पद्धति को समझने का मुख्य आधार माना जाता है। किसे? तो वेद को माना जाता है। और वेद से हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये सारे वेद से हमें भारतीय धर्म के बारे में, भारत की समाज परंपरा के बारे में, जीवन पद्धति के बारे में समझने में मदद मिलती है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है बौद्धिक साहित्य, है ना, बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। तो याद रखेंगे त्रिपिटक कौन होता है? तो बौद्ध से याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है, जिनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक की संख्या कितनी है? तो पिटक की संख्या याद रखेंगे, पिटक की संख्या 3 है, जिनमें पहला कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक, दूसरा कौन हो जाएगा? सुत्त पिटक और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक कौन होता है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। ठीक है। और इन ग्रंथों से बौद्ध धर्म, संघ व्यवस्था और तत्कालीन समाज की संरचना की जानकारी मिलती है। जैसे ये सब ग्रंथ से जो है ना, ये सब ग्रंथों से बौद्ध धर्म के बारे में, संघ व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन समाज की संरचना के बारे में जानकारी इसमें देखने को मिलती है। तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला आता है जैन धर्म। तो जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है ना। जहां पास में बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। वहीं पास जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आगम कहा जाता है। ठीक है। इनमें जैन धर्म के सिद्धांत, नियमों, आचार विचार और दर्शन के विस्तृत वर्णन मिलता है, जो प्राचीन भारतीय धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारतीय धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो जैन ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसे, आप लोग इसे भी नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी जगह पर जो है ना आप लोग छोड़िएगा नहीं। अगर पूरा देखिएगा तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर जो है ना बहुत जगह पर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। किताब से पढ़िए, यूट्यूब से बहुत जगह पर वीडियो को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए इसी को सही तरीके से देखिए ताकि आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाए। पूरे ध्यान से समझिएगा। तो रामायण और महाभारत भारतीय सभ्यता की प्रमुख महाकाव्य है। भारत की सबसे प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से है? तो रामायण है और महाभारत। रामायण और महाभारत सबसे प्रमुख महाकाव्य है। और इनसे हमें उस काल के राजनीतिक ढांचे, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जो रामायण है, महाभारत है, भारत की प्रमुख महाकाव्य, इनमें हमें उस काल की राजनीतिक के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, संस्कृति संस्कार के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलती है। किसमें? तो रामायण और महाभारत में। तो रामायण और महाभारत हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जानकारी की प्राप्त होती है ना। तो आर्थिक व्यवस्था की जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है। किसमें? तो रामायण में और महाभारत में। क्या क्या जानकारी मिलता है? राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक बारे में जानकारी, सामाजिक जीवन की, सांस्कृतिक की और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है। अगला पॉइंट अर्थशास्त्र की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यह ग्रंथ चाणक्य का ही अन्य नाम था, कौटिल्य के द्वारा रचित है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार को याद रखेंगे, चाणक्य है। ठीक है, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को माना जाता है। ठीक है। और इनसे शासन प्रणाली, प्रशासन व्यवस्था और उसके बाद अर्थनीति, राज व्यवस्था और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण इसमें लिखे गए हैं। जैसे ये जो अर्थशास्त्र जो बुक जो है, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, इसमें शासन प्रणाली के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में और अर्थनीति, राज व्यवस्था, राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इसमें मिलती है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कौन है? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम और क्या था? कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। तो याद रखेंगे इसे। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, दिक्कत कहीं पास में ना हो। 95% लाना है तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो मैं लिखित के साथ कहता हूं कि ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसी वीडियो में ही
पूरी तरीके से याद हो जाएगा, आपको कहीं भी अलग से किताब या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। राजत रंगनी उसके बाद रचना आता है। इस ग्रंथ की रचना कलहन के द्वारा की गई थी। राजत रंगनी जो है इसकी रचना किसने, तो राजत रंगनी की रचना कलहन के द्वारा। और यह कश्मीर के राजाओं के इतिहास और राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है मुद्रा राक्षस। ठीक है। मुद्राक्षस जो है इस ग्रंथ के लेखक विशाखा दत्त को माना जाता है। राजत रंगनी के रचनाकार कौन है, राजत रंगनी के रचनाकार याद रखेंगे तो राजत रंगनी के रचनाकार का नाम है कलहन, है ना, कौन है, कलहन। और मुद्राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त, है ना, कौन है, विशाखा दत्त। राजत रंगनी में क्या जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के राजा की इतिहास और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। वही मुद्राक्षस में किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता और यानी कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने यानी कि न और उसके बाद नंद वंश का पतन और राजनीति कूटनीति का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो इसे भी याद रखेंगे। मुद्राक्षस में किसकी रचना, किसके बारे में जानकारी, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता के बारे में जानकारी और नंद वंश के बारे में, नंद वंश के पतन की जानकारी देखने को इसमें मिलता है। ठीक है। तो मुद्राक्षस के रचनाकार विशाखा दत्त है और राजत रंगनी के रचनाकार कलहन है और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो चाणक्य है। ठीक है, कौन है, चाणक्य है, इसे याद रखेंगे। ठीक है। वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, आप लोग सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि और द्वारा रचित यह ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ है और इससे मौर्यकालीन समाज, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार को याद रखेंगे कि महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो महर्षि पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। और इसमें मौर्य काल के समाज की जानकारी पता चलता है, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी अष्टाध्यायी में देखने को मिलती है। किसकी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था, तो मौर्य काल की, है ना, किसकी, मौर्य काल की, याद रखेंगे। उसके बाद फिर आता है अगला फिर ग्रंथ कौन सा है, तो मालवी काग्निमित्रम। तो मालवी काग्निमित्रम जो है ये यह प्रसिद्ध नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे कि इसकी रचना जो है ना कालिदास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कालिदास, है ना। मालवी काग्निमित्रम के रचनाकार कौन है, कालिदास है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है, तो जो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन को साहित्य के रूप में प्रस्तुत करता है। ये इसमें जो है इसमें तत्कालीन समाज और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगर आपको कहीं पास में भी अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें, मैं कमेंट का जो है ना रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर करें, है ना। और कहीं पास में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर उसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है दूसरा, पुरातात्विक स्रोत। कौन सी स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी भौतिक प्रमाण आते हैं जो खुदाई और खोजों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सा आ जाएगा पुरातात्विक के अंतर्गत में, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में प्रमुख आएंगे शिलालेख, अभिलेख, गुफालेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, भवन के अवशेष, चित्रकला, ये सब जो है ना शामिल है। ठीक है। ये सब जो है क्या है, तो ये सब के सब जो है ना इसके अंतर्गत में शामिल है। किसके अंतर्गत, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में कौन सा स्रोत आता है, तो पुरातात्विक के अंतर्गत में आएगा शिलालेख, अभिलेख, गुफालेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, भवन, है ना, चित्रकला, ये सब की जानकारी जो है ये सब इसके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में आता है, याद रखेंगे। इन सभी के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के शासन के बारे में जानकारी, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, जीवन शैली के बारे में वास्तविक जानकारी इसमें मिलती है कि भारत के लोगों का जो है ना क्या संस्कृति कैसा था, समाज कैसा था, धर्म किस तरीके का था, है ना, भारत के शासन के बारे में जानकारी भी इसमें पता चलता है। तो यह है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इसके बारे में ये सारी बातों की जानकारी देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आ जाए, छोड़ के चले जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत की यात्रा पर आए विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें तत्कालीन भारत की कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, धार्मिक परंपरा के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक ढांचा,
तथा आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें देखने को मिलती है, जिसमें जो है किसके अंतर्गत आता है, विदेशी यात्रियों के अंतर्गत। भारत की यात्रा पर कई जो है ना विदेशी यात्री आए और इनके माध्यम से भारत की कला, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति और उसके बाद राजनीतिक ढांचा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे फिर आता है, आगे देखिएगा, भारत में अनेक विदेशी यात्री आए, अनेक विदेशी यात्री आए, है ना। विशेष महत्व यूनानी यानी कि ग्रीक राजदूत मेगास्थनीस के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीस को जो बारे में याद रखेंगे, मेगास्थनीस नाम को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मेगास्थनीस की अगर बात करें तो मेगास्थनीस के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है जिसका नाम है इंडिका, है ना। कौन सी है, इंडिका। तो आप लोग याद रखेंगे कि इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीस। कौन है, मेगास्थनीस। मेगास्थनीस के द्वारा कौन सी पुस्तक की लिखी गई है, तो इंडिका को लिखी गई है। और मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन, मेगास्थनीस। कौन सा ग्रंथ को लिखे थे, इंडिका। इंडिका के लेखक याद रखेंगे, इंडिका, है ना। इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक को याद रखेंगे मेगास्थनीस। कौन है, मेगास्थनीस, है ना। कौन, तो मेगास्थनीस को याद रखेंगे। और मेगास्थनीस किसके दरबार में आए थे, तो मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो याद रखेंगे, है ना, मेगास्थनीस, मेगास्थनीस के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है इंडिका। और ये मेगास्थनीस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। उसके जो है ना लेख के माध्यम से, यानी कि इंडिका जो है इसके माध्यम से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी पता चलता है और प्रशासन प्रणाली, सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रकाश पड़ता है इससे। तो इस पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक इंडिका जो है मेगास्थनीस के द्वारा लिखा गया, इसमें जो है इसके लेखन के माध्यम से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली व्यवस्था के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी प्रकार महमूद गजनवी के साथ भारत आए अब्द, यानी कि क्या, तो अल-बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ है ना। किसके द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा। तो याद रखेंगे अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी के द्वारा लिखित ग्रंथ को बोलते हैं तहकीके हिंद, है ना। कौन सी है, तहकीके हिंद। और अगर पूछा जाए कि अल-बरूनी जो है किसके साथ जो है भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ भी आई है, याद रखिएगा आप लोग इसे। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो अल-बरूनी आए थे। अल-बरूनी ने कौन से ग्रंथ लिखे, तो अल-बरूनी के द्वारा लिखाए गए ग्रंथ को तहकीके हिंद कहते हैं। ठीक है, तो तहकीके हिंद के रचनाकार कौन है, तहकीके हिंद के रचनाकार की अगर बात करें, किसके रचनाकार कौन है, तो तहकीके हिंद के रचनाकार अल-बरूनी है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और ये तहकीके हिंद से, इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन भारत के राजनीति के बारे में जानकारी, भारत की सामाजिक, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, भारत की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कौन सी ग्रंथ से, तो तहकीके हिंद से। किसने लिखा, मेगास्थनीस ने। किसके साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इसमें जो है, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की जानकारी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। 322 से 298 बीसी तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया और हराने के बाद एक नए शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम था धनानंद, तो इन्होंने धनानंद को पराजित किया, हराया, और हराने के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, है ना। तो याद रखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र तक जो है ये फैला हुआ था। ठीक है, और उन्होंने
उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस से युद्ध किया और बाद के राजनीति समझौता करके उससे वैवाहिक संबंध जो है ना यानी कि बना लिया। वैवाहिक संबंध जो है यानी कि क्या, तो स्थापित कर लिए। और सेल्यूकस ने अपने प्रतिनिधि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजे थे। कौन से रूप में? राजदूत के रूप में। तो याद रखेंगे क्या याद रखना है कि सेल्यूकस ने अपने प्रतिनिधि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजे थे। तो अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज जो है ना ये किसके राजदूत थे, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत थे। किसने भेजे थे? तो सेल्यूकस ने भेजे थे। किसके किसके ये थे राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत थे। मेगास्थनीज ने भारत पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है इंडिका, है ना। कौन सा? तो इंडिका लिखे हैं। तो इंडिका के रचनाकार कौन है? तो इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज के ग्रंथ को क्या कहते हैं? इंडिका कहते हैं। इंडिका किसके राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत थे। कौन भेजे थे? तो सेल्यूकस भेजे थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल और संगठित अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव में रखी जिसने भारत को राजनीति एकता प्रदान किया। भारत को राजनीति में एकता प्रदान किया। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अगला फिर आते हैं शासक बिंदुसार, है ना। कौन आते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? तो 298 याद रखेंगे। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के निधन के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सिंहासन को संभाला। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की अगर बात किया जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनते हैं? तो उसके बाद बिंदुसार बनते हैं। ठीक है, कौन बने? बिंदुसार। बिंदुसार जो है किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु होने के बाद, निधन होने के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठते हैं और उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक प्रभावशाली शासन किया और उन्हें अमित्र घात और शत्रु संहारी जैसे उपाधियों से जाना गया। बिंदुसार ने मिस्र और सीरिया जैसे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए रखे। ठीक है, तो ये थे बिंदुसार, बिंदुसार जो है सीरिया और मिस्र जैसे जो है ना विदेशी देशों के साथ इन्होंने क्या, तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, दोस्ती का संबंध बनाए थे। और उनके शासनकाल में तक्षशिला के प्रांत में विद्रोह हुआ और जिसे उनके पुत्र अशोक द्वारा सफलतापूर्वक दबा दिया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो पुत्र थे जिसका नाम था बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, और अशोक के द्वारा इसे सफलतापूर्वक क्या किया गया? तो दबा दिया गया। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम है क्या? तो अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक है। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता कौन थे? तो बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला शासक मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, पहला ये हो गया। दूसरा कौन थे? बिंदुसार थे। और तीसरा फिर इसके बाद फिर कौन शासक बनते हैं? तो अशोक। तो तीसरा ये थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। इसे याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अशोक प्रियदर्शी। अशोक की शासनकाल कब से कब तक था? तो 273 से 236 ईसा पूर्व तक। 273 से 236 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किए थे, है ना। अशोक ने शासन किए थे। बिंदुसार के निधन के बाद उनके पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य की सत्ता को संभाली और अशोक जो है ना मौर्य वंश के तीसरे सम्राट बने थे। पहले सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहले सम्राट कौन थे? तो पहले सम्राट की अगर बात करें कि पहले सम्राट कौन थे, तो पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद फिर कौन शासक बनते हैं? बिंदुसार, है ना। इसके बाद कौन बने? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद फिर गद्दी कौन संभाला? तो बिंदुसार के बाद फिर संभाले थे अशोक। कौन? अशोक संभाले थे। ठीक है, तो तीन शासक जो है ना इस तरीके से मौर्य वंश के तीसरे सम्राट बने थे। कौन? तो अशोक बने थे। ठीक है, पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार थे, उसके बाद फिर तीसरा नंबर पे कौन बने? अशोक बने। युवावस्था में ही उज्जैन प्रशासक तथा तक्षशिला के प्रांतीय यानी कि क्या, प्रांताध्यक्ष के रूप में शासन का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। कौन? तो अशोक थे। अशोक जो है ना युवा अवस्था में ही जो है ना उज्जैन जैसे
क्षेत्र को जो है इन्होंने जीत लिए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। ठीक है, इसे याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अशोक का पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इनके जीवन विस्तृत था। उनकी प्रमुख पत्नियों में देवी पद्मावती आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अशोक का पारिवारिक जीवन के विस्तृत में उनकी प्रमुख पत्नियों में देवी और पद्मा यानी कि देवी और पद्मावती आदि का उल्लेख देखने को मिलती है। देवी से उन्हें महेंद्र और संघमित्रा नामक संतान प्राप्त हुई थी, जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखेंगे कि ये अशोक की जो पत्नी जो थी जिसका नाम था देवी, है ना, कौन, देवी। तो देवी अशोक की पत्नी थी देवी, और इससे जो है ना इससे कुछ पुत्र हुए, जिसमें से जो है ना देवी से ही एक का नाम था महेंद्र और दूसरा का नाम था संघमित्रा। ठीक है, और ये दोनों मिल करके फिर क्या करते हैं, तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, अशोक जब शासक थे तभी जो है ना कलिंग का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, कलिंग का युद्ध। कलिंग किसका पुराना नाम है, तो कलिंग याद रखेंगे उड़ीसा का। किसका, तो कलिंग जो है ना ये उड़ीसा का नाम था। किसका नाम था, उड़ीसा का नाम था, इसे याद रखना है। ठीक है, कलिंग युद्ध होता है कब, 261 ईसा पूर्व में, है ना। और अशोक ने कलिंग राज के विरुद्ध एक भीषण जो है ना युद्ध किया, एक भीषण बहुत ही खतरनाक तरीके का युद्ध किया। कलिंग का युद्ध जो है ना कितने वर्षों तक चला था, तो 4 वर्ष तक। याद रखेंगे कितने वर्ष तक, तो ये 4 वर्ष तक चला था। एक तरफ में जो है ना मगध के शासक थे, एक तरफ में मगध के शासक थे अशोक, है ना, कौन थे, अशोक थे। तो दूसरी तरफ में कौन थे, तो दूसरी तरफ में कलिंग के राजा, है ना, कलिंग के राजा थे। कलिंग किसका नाम था, उड़ीसा का। किसका नाम था, उड़ीसा का, इसे याद रखना है। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग राज के विरुद्ध एक भीषण युद्ध भी किया। ठीक है, और इस युद्ध के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम में कंधार, हेरात और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान तथा बैक्टीरिया तक जो है ना यानी क्या हो गया, तो फैल गया था। कलिंग के से युद्ध करने के बाद अशोक की जीत हुई थी। इसमें अशोक के शिलालेखों से इस जो है ना युद्ध के विनाशकारी और परिणाम की जानकारी देखने को मिलती है। तो अशोक के जो है ना अशोक के द्वारा लिखवाए गए लेख थे, जिसे जो है ना अभिलेख कहते हैं। अभिलेख होता क्या है, तो किसी कठोर सतह पत्थर अथवा धातु पर लिखे गए लेख को अभी यानी क्या कहते हैं, तो अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक के शिलालेख से इस युद्ध के विनाशकारी परिणाम जानकारी देखने को मिलता है। अशोक के द्वारा जो लिखाया गया शिलालेख था, इससे कलिंग युद्ध के बारे में कौन कौन सी हानियां हुई, युद्ध में विनाश क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, ये सब जो है ना अशोक के ही द्वारा लिखाए गए शिलालेख से पता चलता है। युद्ध में असंख्य लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में जनता को बंदी बना लिया गया था। इस व्यापक रक्तपात को देखकर अशोक का अंतःकरण परिवर्तित हो गया और उन्हें हिंसा का मार्ग को त्याग दिया। मतलब ये था कि कलिंग का युद्ध जब हुआ, कलिंग का युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में बहुत सारे जो है ना लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग को बंदी बना लिया गया, जिसे अशोक को देखने के बाद जो है ना उनसे ये सब रहा नहीं गया। और बाद में फिर जो है ना अशोक क्या करते हैं, तो ये अशोक जो है ना लड़ाई और अहिंसा वाले बातों को छोड़ देते हैं। ठीक है, त्याग देते हैं। और उन्होंने इसे त्यागने के बाद मतलब कि ये कि कलिंग का युद्ध जब हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए, जिसे देख करके अशोक को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। और उस समय से जितने भी उसके पास हथियार थे वो सारे हथियार को फेंक देते हैं। और उसके बाद अशोक जो है ना ये कौन सा धर्म को अपना लेते हैं, तो अशोक जो है अशोक युद्ध और विजय की नीति को छोड़कर धर्म, शांति और करुणा और मानवता के मार्ग को अपनाया। और अशोक ने जो है ना बौद्ध धर्म को मान लिया। कौन सा धर्म को, तो धर्म याद रखेंगे, अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, युद्ध और विजय की नीति को छोड़ दिए और धर्म शांति करुणा और मानवता का मार्ग जो है ना लोगों के सामने लाया, मानवता के मार्ग को दिखलाया। और सही मानव बनने के लिए लोगों के साथ देखो छोटे की इज्जत, है ना, छोटे की इज्जत और बड़ों के आदर करने के बाद जो है ना इन्होंने सिखलाया। तो यानी कि धम्म महामंत्र की शुरुआत किसने किए थे, तो धम्म की शुरुआत की अगर बात करें कि किसने किया, तो याद रखेंगे अशोक ने। किसने, अशोक ने जो है ना धम्म की शुरुआत किए थे, इस बात को याद रखेंगे। इसमें बतलाया गया छोटों का इज्जत करना, बड़ों का सम्मान करना, सभी जीवों पर रहम करना, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके साम्राज्य विस्तार की जगह लोक कल्याण, नैतिक शासन, धर्म प्रसार को अपनी नीति का आधार बनाया।
भारत के भीतरी ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों में भी उन्होंने धर्म प्रचारकों को भेज दिया और बौद्ध धर्म का प्रसार कराया। कौन सा धर्म का? तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार कराया। जब अशोक कलिंग के युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म को मान लेते हैं, तो बौद्ध धर्म के मानने के बाद इन्होंने अपने जो है ना सिपाहियों को भेज करके विदेश में भी जो है ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। और आगे पॉइंट है, जीव जंतुओं के प्रति करुणा करना, उससे माया करना, मानवता की भावना को जगाना, प्राणियों के कल्याण का विचार अशोक के मन में जो है ना गहराई से विकसित हुआ और इसी कारण इतिहास में इन्हें जो है ना एक महान दयालु और आदर्श जो है ना शासक के रूप में जाना जाता है। तो सबसे दयालु शासक कौन थे? दयालु शासक। तो दयालु शासक याद रखेंगे कौन थे? तो दयालु शासक जो थे उनका नाम था अशोक। कौन थे? अशोक थे। ठीक है, अशोक को माना जाता है दयालु शासक के रूप में, अशोक को जाना जाता है। ठीक है, तो धम्म महामात्र की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 4 वर्ष तक चला था। कलिंग किसका नाम था? तो कलिंग याद रखेंगे उड़ीसा का नाम था। तो एक तरफ में उड़ीसा और दूसरी तरफ में मगध, महाजनपद के राजा लड़ रहे थे। ठीक है, और इसमें मगध महाजनपद जिसमें अशोक थे, अशोक की जीत होती है और उड़ीसा के यानी कि कलिंग का जो है ना, कलिंग का बहुत सारे लोग को बंदी बना लिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए और इसे देख करके अशोक को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए विदेश में भी बहुत सारे लोगों को भेज दिए थे। और धम्म महामात्र की शुरुआत की अगर बात करें कि धम्म महामात्र की शुरुआत किसने किया था? तो धम्म महामात्र की शुरुआत अशोक ने किए थे। किसने? अशोक ने, अशोक के द्वारा किया गया था, इसे याद रखेंगे। कलिंग युद्ध में विजय अशोक की मिली थी, है ना। कलिंग युद्ध में जीत किसकी मिली थी? तो अशोक की जीत मिली थी और परंतु यह विजय उन्हें आत्मिक शांति नहीं दे सकी। उसने जो है ना कलिंग को हराया, जीत लिया, जीतने के बाद भी जो है ना वो शांत अशोक नहीं थे, क्योंकि उनके मन में एक ही बात चल रहा था कि बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए और बहुत सारे लोग को बंदी बना लिया गया। क्या किया गया? तो बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। ठीक है, प्राचीन कलिंग क्षेत्र वर्तमान उड़ीसा, है ना, उड़ीसा राज्य में स्थित था। कलिंग कौन सा राज्य में स्थित था? तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित था, है ना। कौन सी राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित था। उसके बाद अशोक का धम्म आता है। देखेंगे अशोक का धम्म क्या है? तो अशोक के धम्म कोई संप्रदाय नहीं था बल्कि एक नैतिक जीवन पद्धति थी और कोई जो है ना इसमें संप्रदाय नहीं था, ये नैतिक जीवन की पद्धति थी। और मुख्य विचार क्या था अशोक का? अशोक के धम्म का मुख्य विचार की अगर बात करें कि इनका मुख्य विचार क्या था, तो इसमें मुख्य विचार था धम्म में बड़ों का सम्मान करना, साधु संतों और विद्वानों के प्रति उदार भाव रखना, ब्राह्मणों और साधारण लोगों के साथ समान व्यवहार करना, सेवकों और दासों और कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय आचरण करना, दूसरों के धर्म और विश्वास का सम्मान करना, समाज में सौहार्द और भाईचारे का भावना बनाए रखना। ये सब जो है ना अशोक के धम्म में जो है बतलाया गया। क्या क्या बतलाया गया है फिर से एक बार देख लें। तो बड़ों का सम्मान करना, साधु संतों और विद्वानों का प्रति प्रभाव करना, है ना, आदर करना, साधुओं का, संतों का, विद्वानों का आदर करना, बड़ों का सम्मान और आदर करना, ब्राह्मण और साधारण लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करना, सेवक और दासों कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण बातें करना, दूसरों के धर्म और विश्वास का सम्मान करना, किसी का भी बेइज्जती नहीं करना, है ना, समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये सब धर्म की मुख्य जो है ना विशेषता थी। धर्म के प्रकार के साधन अगर बात करें, धर्म प्रचार के साधन, तो धर्म प्रचार कैसे हुआ, इसका साधन क्या था? तो अशोक ने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए। मतलब ये था कि अशोक जो है ये शिलालेख पर अपने विचार को लिखवाए और अपने क्षेत्र के जो है ना जनता के पास में इसे पहुंचवा दिया। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म महामात्र कौन होते थे? तो जो धम्म की जो है ना प्रचार करते थे उसे धम्म महामात्र कहा जाता था और ये देश से बाहर जो है ना जा करके ये जो है ना अपना प्रचार प्रसार किए थे। ठीक है, इन प्रयास से अशोक का विचारधारात्मक प्रभाव केवल भारत तक सीमित न रहकर पूरे विश्व में फैल गया। पूरे विश्व में क्या हो गया? तो फैल गया। कौन? तो पूरे विश्व में जो है ना ये धम्म क्या था? तो पूरे विश्व में फैल गया। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर।
अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य की अगर बात करें तो अशोक के धम्म जीवन के नैतिक और सरल बनाने की आधारित था। जैसे अहिंसा और करुणा का पालन करो, पाप कर्मों से दूर रहना, परोपकार और जन कल्याण के कार्य करना, और उसके बाद जो है ना क्या तो संयमित जीवन जीना, संयमित जीवन जीना, साधारण जीवन जीना, लोगों का आदर करना, सत्य और ईमानदारी ईमानदारी से रहना, सत्य बोलना और नैतिकता को अपनाना, विनम्रता और सहनशीलता का विकास करना, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व की भावना, किसी भी व्यक्ति का या प्राणी को कष्ट ना देना है, किसी को भी कष्ट नहीं देना है, सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, सभी को प्रेम से व्यवहार करना है, प्रेम से बात करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, मधुर भाषा में संवाद करना है, मधुर भाषा में, मीठी भाषा में अच्छे तरीके से बात करना है, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं। जरूरतमंदों की सहायता करना, जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उसकी मदद करना, और दया करुणा के जीवन का आधार बनाना, और यही सच्चे धर्म को माना जाता है, और यही सच्चे धर्म है जिसमें धम्म में जो है ना अशोक ने क्या किए, तो अशोक ने बतलाए थे, ठीक है। यह विचारधारा यह सिखाती है कि किसी भी जीव की हत्या अधर्म है, हत्या करना धर्म नहीं है, धर्म में नहीं है, हत्या नहीं करना चाहिए, और सभी को साथ सम्मान और सहानुभूति और सद्भाव से पेश आना चाहिए। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के प्रमाण प्राप्त किए हैं। अब जानने वाले हैं मौर्य वंश की इतिहास, और इसे जानने के लिए इतिहासकारों ने कई प्रकार के विभिन्न प्रमाणों का सहारा लिया है, जिनमें से देखने वाले हैं कौन कौन सा है। तो पहला आता है मूर्ति व स्थापत्य अध्ययन, है ना, मूर्ति कला। प्राचीन मूर्तियों में स्तंभों और कलाकृति के अध्ययन से मौर्य काल के कह सकते हैं कि मौर्य काल के शासन, संस्कृति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मूर्ति कला में प्राचीन मूर्तियां जो थी, स्तंभ थे, कलाकृति जो की गई थी, इसके अध्ययन से मौर्य काल के शासन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आता है मेगास्थनीज की कीर्ति, जिसका नाम था क्या, इंडिका, है ना, इंडिका। मेगास्थनीज की कीर्ति का नाम इंडिका था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज और दरबार में आया था, है ना, मौर्य दरबार में आया था। तो याद रखेंगे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में, तो मौर्य दरबार में आया था, और उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ, तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें मौर्य शासन व्यवस्था, समाज और प्रशासन के का विस्तृत वर्णन मिलता है, और यह पुस्तक मौर्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलती है। कौन सी बुक में, इंडिका में, ठीक है। अगला पॉइंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और ताकि जो है ना पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ये 2027 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। देखेंगे आगे अगला क्या है, कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, कौटिल्य ने। मौर्य काल को समझने के लिए अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मौर्य काल को समझना है तो अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख ग्रंथ है ना। इसमें शासन प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा और अर्थव्यवस्था, राजनीति और कानून से संबंधित गहन विचार मिलते हैं। इसके कुछ भागों की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य द्वारा की गई मानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट है अशोक की प्रशासनिक पहल। तो अशोक की प्रशासनिक पहल क्या थी, तो सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों और जनता को नैतिक जीवन का संदेश देने के लिए प्राकृतिक शिलाओं और स्तंभों का आदेश यानी कि आदेश एवं उपदेश खुदवाए, और इस प्रकार जन सामान्य तक शासन की विचार सीधे पहुंचाने की यह व्यवस्था करने वाला वह पहला शासक था, है ना। अशोक एक ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले जनता के लिए शिलाओं और स्तंभों पर आदेश को खुदवाए ताकि उसे पढ़ सके और उसका पालन कर सके, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में जो है, अगले पार्ट में, पार्ट 4 में हम लोग मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, और एक छोटा सा कमेंट जो है ना जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें
ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और 2027 में एग्जाम देने की तैयारी सही तरीके से हो जाए। 95% अंक लाने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है।